हम लोग आपदा प्रबंधन के सबसे पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और पिछले वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए थे और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी कुछ क्वेश्चन हम आपको बताए थे और बाहर से भी क्वेश्चन बताए थे। लेकिन किताब में आपके जितने सारे भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें लघु के 2 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें सबसे पहला बताए थे कि आपदा से आप क्या समझते हैं और दूसरा बताए थे कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। यह दोनों क्वेश्चन आपके किताब में पूछे गए हैं और इसको हम बहुत ही सरल भाषा में करके आपको समझाए थे। और आज हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। और तीसरा के आगे जो भी क्वेश्चन शेष बच गया है, चाहे वह लघु उत्तरीय का हो या फिर दीर्घ उत्तरीय का हो, हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक चीज आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा मतलब तो आप लोग समझ गए कि चाहे कोई भी घटना घटता है, और प्रबंधन मतलब होता है उस घटना से बचाव का तरीका। प्रबंधन मतलब क्या होता है? रोकथाम। तो इस प्रकार से आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि आपदा को रोकथाम करने की जरूरत क्यों है, आपदा जब होती है तो उसे रोकथाम की आवश्यकता क्यों है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका जवाब लिखेंगे कि किसी भी आपदा से निपटने हेतु पहले की स्थिति में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा जान माल की क्षति की भरपाई हेतु आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी बहुत ही सिंपल भाषा में है, बहुत ही सरल भाषा में है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा यदि आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए, किसी भी आपदा से निपटने के लिए, चाहे वह बाढ़ हो जाए, सुखाड़ हो जाए, सुनामी हो जाए, भूकंप हो जाए, उससे पहले निपटने के लिए या फिर पहले की स्थिति में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा जान माल की क्षति की भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय आदि के भेदभाव से संपन्न होती है। यानी कि आपदा प्रबंधन जो होती है वह जाति के आधार पर नहीं होती है, लिंग के आधार पर नहीं होती है, समुदाय के आधार पर नहीं होती है, बल्कि बिना भेदभाव के होता है। ऐसा कभी आप लोग देखे हैं कि कभी भूकंप आ गया, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो गया, तो फलना जाति वाली को मिलेगा या सुविधा इस जाति को नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। स्त्रियों को मिलेगा, पुरुषों को नहीं मिलेगा, इस समुदाय को मिलेगा, उस समुदाय को नहीं मिलेगा, इस प्रकार से नहीं होता है। आपदा प्रबंधन बिना जाति, लिंग और समुदाय के भेदभाव के कारण संपन्न होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाता है और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। तो दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगर शुरुआत किए हैं तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में सही सही अंतर लिखें, और या फिर कह रहा है कि सही अंतर के साथ उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा अंतर सहित उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। ऐसे अभी तक जितना भी हम आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में बता दिए, मानव जनित आपदा के बारे में बता दिए, तो आप लोग भी अपने मन से भी लिख ले सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला अंतर तो हम लोग परिभाषा ही दे देंगे कि प्राकृतिक क्रियाकलापों में छेड़छाड़ अथवा किसी कारणवश आकस्मिक रूप से प्राकृतिक विपदा या संकट को ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इधर प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदा की तरफ हम लोग प्राकृतिक आपदा का परिभाषा लिख देंगे और मानव जनित आपदा की तरफ मानव जनित का परिभाषा लिख देंगे। तो प्राकृतिक आपदा के बारे में हम आपको बता दिए। अब मानव जनित आपदा की तरफ हम लोग इसका परिभाषा लिख देंगे कि मानवीय भूलवश दूसरे देशों से आगे बढ़ने की होड़ तथा मिसाइलों का जखीरा जमा करने की लालसा में जो घटनाएं घटती है उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। दोनों का परिभाषा हम आपको पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, तो पहले आप लोग पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको यह वाला क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला अंतर आप लोग समझ गए। चलिए दूसरा अंतर होगा कि बाढ़, सुखाड़, सुनामी, वज्रपात, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। यानी कि दूसरा नंबर अंतर में हम लोग सिर्फ उदाहरण दे देंगे। इधर हम लोग आ जाए मानव जनित की तरफ, तो मानव जनित में लिखेंगे कि मिसाइलों का असफल होना, उसके अलावा परीक्षण के दौरान बमबारी, युद्ध, आतंकवादी घटनाएं और दंगे मानव जनित आपदा के उदाहरण है। यानी कि दूसरा नंबर अंतर में सिर्फ उदाहरण हम लोग दे देंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर, यानी जैसे बाढ़ और सुखाड़ को छोड़ करके किसी भी आपदा का पूर्वानुमान ससमय और सटीक रूप से नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि जैसे भूकंप आने वाला है तो भूकंप के बारे में हम लोग सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उसके आसपास अनुमान लगा सकते हैं कि इस दिन इस बजे के आसपास भूकंप आएगा, लेकिन बिल्कुल सटीक अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बाढ़ और सुखाड़ को छोड़ करके, क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ तो हम लोग नदी में देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा है, अब बाढ़ आ जाएगा, अब बाढ़ आ जाएगा, इस प्रकार से हम लोग देखते रहते हैं। इसलिए बाढ़ और सुखाड़ को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे आपदा हैं जिसका पूर्वानुमान समय सटीक नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अथवा सहयोग की भावना से इस आपदा को रोक सकता है। यानी कि जो मानव जनित आपदा है इसको रोका जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा को रोकना संभव नहीं है। अब उसके बाद अगला अंतर लिख देंगे कि प्राकृतिक आपदाओं के आने के बाद पुनरुत्थान सरल नहीं होता, क्योंकि ये आपदाएं विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। अब पुनरुत्थान कहने का मतलब क्या होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि एक जगह बाढ़ आ जाता है तो लोग उस जगह को छोड़ करके और दूसरे जगह पर चले जाते हैं कि वहां पर बचाव हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक आपदा में ऐसा नहीं होता है कि आज हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर अगर भूकंप आ गया तो हम लोग दूसरे जगह पर चले जाएंगे, क्योंकि भूकंप आता है तो बहुत बड़े जगह पर आता है। अगर बिहार में आया तो पूरे बिहार में आएगा, अगर भारत में आया तो पूरे भारत में आएगा। इस प्रकार से होता है, तो आप लोग कहां से छोड़ करके कहां जाइएगा। इसलिए यह बात बोल रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के आने के बाद पुनरुत्थान सरल नहीं होता है, क्योंकि ये आपदाएं विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। लेकिन मानव जनित आपदा कुछ क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका उत्थान जल्द हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई जिला में मानव जनित आपदा आ गया, तो हम लोग उस जिला को छोड़ करके दूसरे जिला में जा सकते हैं, उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि यह मानव जनित आपदा है। लेकिन यहां पर हम लोग यानी कि प्राकृतिक आपदा में हम लोग पुनरुत्थान नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 अंतर हम आपको बताए और उम्मीद करते हैं कि चारों अंतर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग 4 अंतर लिख दीजिएगा। अगर अपने मन से लिखना चाहते हैं तो एक आध अंतर और लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय का ही है और इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता का अनिवार्यता का वर्णन करें। यानी कि आपदा प्रबंधन की पहले तो संकल्पना लिखना है और उसके अलावा दूसरा पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्य क्यों है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो चलिए इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, बस आप लोगों को ध्यान से समझना है। यह सबसे अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना, सबसे पहले यहाँ पर आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले आपदा प्रबंधन की संकल्पना लिखेंगे। आपदा न तो जाति, धर्म और न ही लिंग से भेदभाव करती है। जो आपदा होती है वह न तो जाति धर्म को देखती है कि यह ऊंचा जाति के है भाई तो इसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यह नीचा जाति के है तो इसको नुकसान पहुंचाएंगे। जो आपदा आती है वह लिंग धर्म को नहीं देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती है, यह सभी को समान रूप से विनाश
की ओर ले जाती है। अतः हमें साथ में मिलजुल कर इसका तत्कालिक अथवा दीर्घकालिक उपचार करना चाहिए। तत्कालिक कहने का मतलब कि जो तत्क्षण में या भी तुरंत इसका जो उपाय किया जाए, और दीर्घकालिक कहने का मतलब कि जो उपाय लंबे समय तक चल सके। तो तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों उपचार हम लोगों को सभी लोग मिल करके करना चाहिए, सभी जाति वालों को मिल करके करना चाहिए, सभी धर्म वालों को मिल करके करना चाहिए, क्योंकि आपदा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के आपदा की जो संकल्पना है यह यही है कि आपदा जो है वह किसी के साथ जाति, धर्म और लिंग का भेदभाव नहीं करता है, बल्कि वह सभी को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए सब मिलजुल करके इसका उपाय लगाना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग अनिवार्यता देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्यता भी पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग अनिवार्यता लिखेंगे। अनिवार्यता में यह हो जाएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में हर जाति, वर्ग तथा धर्म के लोग रहते हैं। चूंकि आपदाएं सबको प्रभावित करती है, अतः हम सभी की सहभागिता के प्रयास से ही अपना बहुमूल्य जीवन बचाने का समय मिलता है। इसकी अनिवार्यता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आकस्मिक रूप से बिना पूर्व सूचना के हमारे आसपास या पड़ोस या फिर देश में घटित हो जाती है। अतः इस विनाश को कम करने अथवा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी आपदा प्रबंधन की अनिवार्यता में आपको यही लिखना है कि जो भी आकस्मिक घटना होने वाला है या फिर जो भी आपदा आने वाला है, उससे बचने के लिए सभी लोगों को सहभागिता होना चाहिए। यानी सभी लोग एक दूसरे का साथ दें, तभी यह संभव हो सकता है कि उससे बचा जाए। और जो आकस्मिक घटना है, जैसे मान लिया जाए कि अभी भूकंप आ जाए, तो अभी भूकंप आ जाए तो किसी को पता नहीं है कि अभी भूकंप आएगा, तो इसके बारे में पूर्व सूचना से हमारे आसपास पड़ोस या देश में कोई भी घटना घटित होता है, तो इस विनाश को कम करने अथवा जमीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी कि आपदा जो होती है उसको कम करने, आपदा तो घटित हो गया, अब उस घटना में कम जान माल की क्षति हो, इस वजह से ही प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपदा प्रबंधन के बारे में इसमें अनिवार्यता और संकल्पना दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो संकल्पना में भी हम आपको बता दिए। संकल्पना में क्या बताए कि जो आपदा होती है वह किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है, सभी जाति वालों को, सभी धर्म वालों को, सभी संप्रदाय वालों को, सभी समुदाय वालों को एक साथ लपेटती है। इस वजह से सभी को मिलजुल करके उसका सामना करना चाहिए। संकल्पना में हम आपको यही बताए, और उसके बाद अनिवार्यता में हम आपको यह बताए कि जब यह आपदा आती है तो इस आपदा के प्रबंधन के लिए सभी को मिलजुल करके और पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, ताकि आपदा से जान माल की कम क्षति हो। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आप अपने निजी जीवन में इसका उपयोग भी करते हैं। निजी जीवन में घटित होने वाली यह सभी घटना है जिसके बारे में शायद आप पहले से भी जानते होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। चूंकि छोटा चैप्टर है इसलिए 2 पार्ट में आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले पार्ट में इस चैप्टर का पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ताकि आपके परीक्षा में चाहे सब्जेक्टिव पूछा जाए या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप सभी लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके और बिहार बोर्ड में आप लोग अच्छा नंबर ला सके। क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार के क्लास चलते रहता है, लाइव क्लास, टेस्ट क्लास, यानी सिलेबस का क्लास, बहुत सारे क्लास चलते रहते हैं जिससे आपको मदद मिल सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।